Hello and welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 7th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया कि क्या सेंटर या स्टेट नेशनल सिक्योरिटी को एज अ ग्राउंड यूज़ कर सकती है जिससे कि जो हमारी जुडिशियल स्क्रूटनी है ये लिमिट हो जाए. सो वेन एवर इट कम्स टू मैटर्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं, तो क्या ऐसे केस में सेंटर को या स्टेट को क्या फ्री पासेस दिए जाएंगे? क्या उन केसेस के अंदर जो जुडिशियल स्क्रूटनी है ये पूरी तरह से लिमिट हो जाएगी? तो ये जो क्वेश्चन है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू वे बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड जुडिशियल स्क्रूटनी. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर इशू. ये जो क्वेश्चन रेज हुआ है कि जो स्टेट है क्या ये नेशनल सिक्योरिटी को एज अ ग्राउंड यूज़ कर सकती है जिससे कि जुडिशियल स्क्रूटनी है वो लिमिट हो जाती है. दिस एंटायर इशू हैज़ केम अप after Media One TV channel case. So this Media One TV channel case ये बेसिकली एक मलयालम न्यूज़ चैनल है और इसका जो टेलीकास्ट परमिशन थी इसे कैंसिल कर दिया गया था, जिसे लेकर गवर्नमेंट ने केरला हाई कोर्ट में ये रीज़न दिया दैट दिस एक्शन हैज़ बीन डन बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रीजंस. तो क्योंकि इस केस के अंदर भी नेशनल सिक्योरिटी को साइड किया गया और रिसेंटली हमारा जो पेगासस का जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स को इस तरह से फ्री पास नहीं मिल सकता कोर्ट से. वेन एवर द स्टेट और सेंटर इज रेजिंग द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दे कैनॉट एक्सपेक्ट द फ्री पास और दे कैनॉट सरपास द जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल द टाइम व्हेन दे यूज नेशनल सिक्योरिटी. तो इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑलरेडी जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, ऑल दोज मैटर्स विच इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, तो ऑलरेडी जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो लिमिट हो जाता है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इससे जो सेंटर है या फिर जो गवर्नमेंट है उसे फ्री पास मिल जाएगा हर बार जब भी वो नेशनल सिक्योरिटी को एज अ कंसर्न रेज करे. वेल दिस ऑर्डर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, स्पेशली अगर हम इससे जुड़े हुए कंसर्न्स देखें तो सिटीजन्स ने एक बड़ा कंसर्न रेज किया था विच इज़ चिलिंग इफेक्ट. नाउ जो स्टेट एक्शंस हैं जिससे जो सिटीजन्स के राइट हैं, फॉर एग्जांपल देयर फ्री स्पीच स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मीडिया, इसे यूजुअली कटेल कर दिया जाता है और जो इसका बेसिस दिया जाता है दैट इज़ कि दिस इज़ डन इन द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. तो इसे कहा गया है इट्स अ काइंड ऑफ अ चिलिंग इफेक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन दिस कंपैरेटिव हार्म. देयरफॉर हर बार नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के अंदर जुडिशियल रिव्यू या फिर जुडिशरी पार्टिसिपेट ना करे और स्टेट को या सेंटर को पूरी तरह से इससे जुड़ा हुआ फ्री पास मिले, ये ज़रूरी नहीं है. इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुई. तो इस पूरे इशू से जुड़ा हुआ एक और केस है हमारे पास विच इज़ अनुराधा भसीन केस. अनुराधा भसीन केस बेसिकली इज कंसर्न विद इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर. जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन होती है उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, अनुराधा भसीन केस उससे जुड़ा हुआ है. सो अनुराधा भसीन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि अगर स्टेट कभी भी ऐसा कोई भी ऑर्डर देता है जिससे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर ये रिस्ट्रिक्ट होता है तो इसके पीछे जो रीजंस हैं उन्हें बैक करना चाहिए. एंड जो कोर्ट्स हैं दे शुड बी कन्विंस्ड कि जो स्टेट है उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट किया है जिसके थ्रू उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है जिससे कि जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उन्हें कर्टेल किया गया है. एंड टू मेक श्योर कि ये जो डिसीजन लिया गया है बाय द स्टेट इट इज़ नॉट डन इन इम्प्लाइड फैशन और अ कैजुअल वे. सिमिलरली हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट केस है इसी इशू से जुड़ा हुआ विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो इस केस के अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं सो देर इज़ नो डिस्प्यूट कि इसके अंदर राइट टू फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है. डेमोक्रेसी इंश्योर दैट देर इज़ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एज वाइड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एज पॉसिबल. तो इस पूरे इशू में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है
कि क्या नेशनल सिक्योरिटी को अगर ग्राउंड यूज़ किया गया बाय स्टेट, तो क्या ऐसे केस में जो जुडिशियल स्क्रूटनी है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, क्या वो लिमिट हो सकती है? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर को हमेशा फ्री पासेस नहीं मिलेंगे व्हेनेवर दे रेज द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. So let's quickly understand what is judicial review. Judicial review is basically power of judiciary जिसके थ्रू लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उनकी तरफ से लिया हुआ कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डर, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसकी वैलिडिटी को यहाँ पे चेक किया जाता है. तो अगर हम इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये जो पावर है इट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली. वी हैव आर्टिकल 13, 32, 136, 142, 147. ये सब के सब जुडिशियल रिव्यू का बैकग्राउंड बनाते हैं. स्पेशली अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सो देयर आर सर्टेन राइट्स guaranteed to us. They're written in part 3 of our constitution. We call them as fundamental rights. हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इन्फोर्समेंट करने के लिए वी हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 13 आता है which actually prohibits the state from making any law that can take away our fundamental right, because these rights are guaranteed to citizens of country. एंड देयरफॉर कोई भी ऐसा लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, डेरोगेटरी है, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. सो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जुडिशरी को अवेल करता है. एंड इसमें आर्टिकल 13 काफ़ी पावरफुल है व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स. आगे बढ़ते हैं. सो जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके अंदर उन्होंने जो वहाँ पे असेंबली सीट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली सीट्स हैं, तो टोटल 90 असेंबली सीट्स हैं, जिनमें 28 न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई, रिकन्फिगर किया गया, रीनेम किया गया, एंड 19 असेंबली सेगमेंट्स जो थी उनको डिलीट कर दिया गया. इसके अलावा अगर मैं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वहाँ पे जो 5 सीट्स हैं उन सब की कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ किया जाएगा. तो ये जो इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की गई है इसके अंदर 7 न्यू सीट्स प्रपोज की गई. अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो उन्हें एडिशनल सीट मिल रही है इन कुपवाड़ा. इसके अलावा अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पे वी हैव कथुआ के अलावा सांबा, देन वी हैव रजौरी, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, यहाँ पे एडिशनल सीट्स दी जा रही हैं. तो बेसिकली इस कमीशन के अकॉर्डिंगली जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली स्ट्रेंथ है वो 87 से 90 हो जाएगी. तो बेसिकली असेंबली स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी, जिनमें से जो 6 सीट्स हैं वो जम्मू डिवीज़न से इंक्रीज हो रही हैं, एंड जो 1 सीट है वो कश्मीर प्रोविंस से इंक्रीज होगी. इसके अलावा अगर हम असेंबली में रिजर्वेशन की बात करें, सो कमीशन हैज़ प्रपोज टू रिजर्व 7 सीट्स फॉर SCs and especially Hindus, which mainly populate the Samba, Kathua, Jammu and Udhampur belt, and 9 seats are reserved for STs, which will help the Gujjar and Bakerwal and mostly non-Kashmiri speaking Muslims, जो कि रजौरी और पूंछ बेल्ट जो है जम्मू प्रोविंस में वहाँ पे रिजाइड करते हैं. इसके अलावा लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको भी रीफ्रेम करने की बात की गई है. जम्मू एंड कश्मीर विल हैव 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसके अंदर जो 3 सीट्स हैं दे विल कम फ्रॉम कश्मीर एंड 2 विल कम फ्रॉम जम्मू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डीलिमिटेशन. तो हमारी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस के लिए हों या फिर लोकसभा के लिए हों, तो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो लिमिट्स बनाई जाती हैं, जो बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, इस एक्ट को कहा जाता है डीलिमिटेशन. So this delimitation is carried out by an independent high-powered panel, जिसे हम कहते हैं delimitation commission. ये इतना पावरफुल है कि इसके जो भी ऑर्डर्स हैं इट हैव फोर्स ऑफ लॉ, एंड इन ऑर्डर्स को आप किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते. सो इवन डीलिमिटेशन कमीशन रीडिफाइन करता रहता है एरियाज को, कॉन्स्टिट्यूंसीज को बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. यूजुअली जो लास्ट सेंसस होता है उसके बेसिस पे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाता है. सो डीलिमिटेशन कमीशन और इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का मेन एम यही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो.
जो इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है इसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिले, ताकि कंट्री के अंदर फेयर डिवीजन हो सके, जितना भी हमारा जियोग्राफिकल एरियाज हैं उनकी फेयर डिवीजन हो सके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड डिलिमिटेशन कमीशन के मेनली 3 मेंबर्स होते हैं। वन इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सेकेंड इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड थर्ड इज रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। सो 3 हमारे पास मेंबर होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। And from prelims point of view, it is very important to know the constitutional basis for delimitation. तो याद रखिएगा आर्टिकल 82, this basically parliament enacts delimitation act after every census, and आर्टिकल 170 आता है जिसके तहत जो states हैं they also get divided into territorial constituencies as per delimitation act after every census. तो जैसे ही सेंसस के बाद जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है, एक्ट आता है, और ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी यहाँ से कॉन्स्टिट्यूट होती है आफ्टर एवरी सेंसस। अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो चुका है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. So China and Pakistan, they have signed a new agreement on industrial cooperation, and this is basically part of China-Pakistan economic corridor. इसे ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, दिस इज़ फेज़ 2 ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि इससे पहले जो फेज़ 1 चल रहा है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इसके बाद फेज़ 2 के लिए साइन एग्रीमेंट हो चुका है विच इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन. सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो प्रोजेक्ट है इट वाज लॉन्च्ड इन 2015. इट्स अ $multi-billion प्रोजेक्ट एंड इसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं. इसका मेन एम है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज किया जाए, मेनली थ्रू चाइनाज फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो चाइना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को प्रोजेक्ट को फंड करता है एंड जिसके थ्रू चाइना अपनी डोमिनेंस, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली 3000 किलोमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर हाईवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस इंक्लूड होती हैं. इसके थ्रू बेसिकली चाइना का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जहाँ पे हमारे पास जिनजियांग प्रोविंस आता है चाइना का, इसको पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न सिटी के साथ, ग्वादर के साथ कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट है, टू लिंक द नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ चाइना विद द साउथ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान. कश्गार और ग्वादर एक दूसरे से कनेक्ट करने का ये पूरा का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बहुत ही बड़ा नेटवर्क हाईवेज और रेलवेज का यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा. सो ये जो प्रोजेक्ट है दिस विल बी फाइनेंस्ड बाय हेविली सब्सिडाइज्ड लोन. इसके अंदर जो चाइनीज़ बैंक्स हैं वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड लोन देगी, जिसके थ्रू ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा. So when we talk about China-Pakistan economic corridor, it definitely concerns India, especially because this corridor passes through Pakistan-occupied Kashmir. China-Pakistan economic corridor passes through POK. इसके अलावा अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो इससे हमारा जो इंडियन ओशन वाला जो एरिया है इसके अंदर चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होगी. बेसिकली जो इंडिया का इन्फ्लुएंस था वो इससे कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो सकता है. अलॉन्ग विद दिस चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों ही कंट्रीज़ के साथ हमारा काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट भी है एंड देयरफॉर इनका आपस में मिलकर पीओके के थ्रू एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स. तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अपने बजट स्पीच में ये अनाउंस किया था दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू इशू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. बेसिकली ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं दे विल मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन ग्रीन बॉन्ड से जो भी प्रोसीड्स आएंगे दे विल बी बेसिकली डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स
ऐसे प्रोजेक्ट्स में इनको डिप्लॉय किया जाएगा विच विल हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ आवर इकोनॉमी। इसे लेकर इस न्यूज़ आर्टिकल में गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि ये जो रुपी डोमिनेटेड पेपर्स जो आएंगे, ये जो बॉन्ड्स आएंगे, दे विल हैव लॉन्ग टेन्योर, बेसिकली टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ग्रीन बॉन्ड, ये ग्रीन बॉन्ड किस तरह काम करता है, एंड इसी से रिलेटेड कुछ और बॉन्ड्स भी हैं जो हमारे पास, उनको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, दे आर बेसिकली टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इनको स्पेशली एयरमार्क किया जाता है टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। और ये जो बॉन्ड्स हैं, दे आर बेसिकली एसेट लिंक्ड, तो मतलब जो भी एंटिटी इसे इशू कर रही है, इट इज़ बैक्ड बाय इट। ग्रीन बॉन्ड्स को बेसिकली टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके इसके तरफ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें ग्रीन बॉन्ड्स के लिए मिले। सो इन ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, सो वर्ल्ड बैंक इज़ द मेजर इशूअर ऑफ द ग्रीन बॉन्ड्स, एंड क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के तहत 2020 में दे वर अराउंड $270 बिलियन जो कि ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू इशू हुए थे। नाउ इफ़ वी अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स, तो जिस तरह गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्क करता है, सिमिलरली ये ग्रीन बॉन्ड्स भी वर्क करते हैं। अगर कोई भी बोरोर जिसको ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पॉजिटिवली इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाला है, इसके लिए उनको फाइनेंस चाहिए। इफ़ देर इज़ अ प्रोजेक्ट विच विल हेल्प टू रीस्टोर द इकोसिस्टम, या फिर दे विल रिड्यूस द पोल्यूशन, बेसिकली जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अगर फाइनेंस लेना है तो जो बोरोअर्स होते हैं, दे इशू सिक्योरिटीज़, एंड इन सिक्योरिटीज़ के थ्रू दे सिक्योर फाइनेंस फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। And in turns जो investors हैं, they purchase these bonds and they can expect to make as the bond matures. Now क्योंकि यहाँ पे जो environment positive projects हैं, उनकी financing के लिए ये bonds release किए जाते हैं, तो usually इसे लेकर काफ़ी tax benefits भी दिए जाते हैं। Now green bond से ही related हमारे पास similarly blue bond भी आता है। So जो blue bonds हैं, they are basically such bonds which finance the projects which protect the ocean and the related ecosystem. तो बेसिकली ओशन और ओशन से जुड़े हुए इकोसिस्टम को जो प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए ब्लू बॉन्ड्स को रिलीज़ किया जाता है। दे बेसिकली इंक्लूड प्रोजेक्ट्स लाइक सस्टेनेबल फिशरी टू प्रोटेक्ट द कोरल रीफ, अदर फ्रेजाइल इकोसिस्टम, जो हमारा ओशन है, ओशन की एसिडिफिकेशन को कम करना, पोल्यूशन को कम करना। ऐसे बॉन्ड्स जो ओशन के लिए रिलीज होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो रिलीज होते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्लू बॉन्ड्स। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑल द ब्लू बॉन्ड्स आर बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स, बिकॉज ये सब के सब हमारे इन्वायरमेंट पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन नॉट ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर ब्लू बॉन्ड्स। हर एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट ब्लू बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ब्लू बॉन्ड वो होगा जो कि ओशन और ओशन से जुड़े हुए इकोसिस्टम में अप्लाई होता है। सिमिलरली हमारे पास आता है क्लाइमेट बॉन्ड। नाउ यूजुअली क्या होता है कि जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं और जो क्लाइमेट बॉन्ड्स हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर दिया जाता है। हाउएवर देयर आर अथॉरिटीज़ विच यूज़ द क्लाइमेट बॉन्ड टू दोज प्रोजेक्ट विच फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन। जो कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, उनके लिए क्लाइमेट बॉन्ड टर्म यूज़ कर दी जाती है। या फिर क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो उसके लिए भी क्लाइमेट बॉन्ड टर्म यूज़ कर दी जाती है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, क्लाइमेट बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ब्रू रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया कि मिज़ोरम के जो ब्रू रिफ्यूजीज़ हैं, इनका सेटलमेंट किया जा रहा है इन त्रिपुरा, और ये जो प्रोसेस है दिस विल कंप्लीट बाय मार्च। ये पूरा का पूरा जो रीसेटलमेंट का जो प्रोसेस है, दिस इज गोइंग इन अकॉर्डेंस विद द क्वाड्रिपार्टाइट अकॉर्ड, जो कि जनवरी 2020 में साइन हुआ था। विल अंडरस्टैंड द इंटायर बैकग्राउंड, हु आर द ब्रू कम्युनिटी, और ये क्वाड्रिपार्टाइट अकॉर्ड क्या है, विल सी दैट इन डिटेल। सो ब्रू या फिर रियांग, ये जो कम्युनिटी है, इट इज़ इंडिजीनियस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड ये मेनली त्रिपुरा, मिज़ोरम और जो आसाम वाला एरिया है, वहाँ पे ये ब्रू और रियांग कम्युनिटी आपको मिलेगी। त्रिपुरा में इनको रिकग्नाइज किया गया है एट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप।
इन्हें त्रिपुरा में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। नाउ अगर हम बैकग्राउंड देखें तो मिजोरम में द ब्रू कम्युनिटी वाज टारगेटेड बाय सर्टेन ग्रुप एंड दे सेड दैट दे डोंट कंसिडर देम टू बी इंडिजीनियस ऑफ मिजोरम, और जिसके चलते 1997 में काफ़ी बड़ा एथनिक क्लैश यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से मिजोरम के इलाकों से नियरली 37,000 ब्रूस कम्युनिटी के जो लोग थे दे फ्लेड फ्रॉम मिजोरम एंड और त्रिपुरा के अंदर कुछ रिलीफ कैंप्स बनाए गए जहाँ पे उनको अकोमोडेट किया गया। इस एथनिक क्लैश के बाद देयर वर सम फेजेस ऑफ रिपैट्रिएशन, जिसके थ्रू जो रिफ्यूजीज आए थे, जो ब्रू कम्युनिटी के लोग त्रिपुरा में आए थे, दे वेंट बैक टू मिजोरम एंड 5,000 ऑफ देम हैव रिटर्न बैक। लेकिन अभी भी देयर आर 32,000 रिफ्यूजीज हु आर स्टिल लिविंग इन द रिलीफ कैंप्स ऑफ नदरन त्रिपुरा। इससे रिलेटेड 2018 के अंदर जो ब्रू कैंप्स के अंदर जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया और साथ ही में त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर मिजोरम विल प्रोवाइड फॉर द रिपैट्रिएशन। हाउएवर जो कैंप रेजिडेंट्स थे, जो रिफ्यूजीज थे, उन्होंने इस एग्रीमेंट की टर्म्स को रिजेक्ट किया एंड दे सेड दैट कि जो एग्रीमेंट है ये ब्रू कम्युनिटी को सेफ्टी गारंटी नहीं करता इन मिजोरम। जिसके बाद जनवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा अलॉन्ग विद द लीडर्स ऑफ ब्रू ऑर्गेनाइजेशंस, इन चारों ने मिलकर एक क्वाड पार्टेट एग्रीमेंट साइन किया। अंडर दिस पैक्ट होम मिनिस्ट्री वाज कमिटेड फॉर द होल एक्सपेंडिचर ऑफ सेटलमेंट इन त्रिपुरा, एंड जिसके थ्रू एक पूरा का पूरा पैकेज अश्योर किया गया इस अकॉर्ड में दैट हर एक रिफ्यूजी फैमिली को एक प्लॉट मिलेगा और एक फिक्स डिपॉजिट मिलेगा ऑफ 4 लाख रुपीज़ अलॉन्ग विद फ्री राशन एंड मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹5,000 फॉर 2 years। इसके अलावा हर एक फैमिली को 1.5 लाख की एड मिलेगी टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस। सो दिस वाज डन अंडर द क्वाड पार्टेड अकॉर्ड, एंड जिसके लिए न्यूज़ आई है कि बाय दिस मार्च जो ये रीसेटलमेंट हो रही है ब्रू रिफ्यूजीज़ की त्रिपुरा के अंदर, ये कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो आज के न्यूज़पेपर में ब्लैक पर्चर और ब्लैक ग्राउंड स्किमर, ये ड्रैगन फ्लाई की एक स्पीशी है। इसे पहली बार शीशाचलम हिल रेंज पे देखा गया एंड दिस स्पीशी इज़ इन न्यूज़ देयरफॉर। याद रखिएगा IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो ब्लैक ग्राउंड स्किमर है 2016 में इसे लीस्ट कंसर्न लेबल किया गया था बिकॉज इट इज़ वेरी मच प्रेवलेंट इन सदर्न यूरेशिया एंड होल ऑफ द अफ्रीका। इंडिया में भी इस इंसेक्ट को कर्नाटका के फॉरेस्ट में या फिर आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी देखा गया है, लेकिन पहली बार इसे शीशाचलम रेंजेस पे देखा गया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हमने आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं उन्हें कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।